नमस्कार और इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम उन अदृश्य ताकतों को समझने वाले हैं जो हमारी आधुनिक दुनिया को चला रही हैं। जी हां, हम एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं, एक माइक्रोस्कोपिक करंट के बहाव से लेकर उन विशाल इंडस्ट्रियल मोटर्स तक जो हमारी फैक्ट्रीज चलाती हैं। अगर कभी ये सोचा है कि दीवार के सॉकेट से निकलने वाली बिजली आखिरकार खानों की बड़ी-बड़ी मशीनों को कैसे घुमाती हैं, तो आज उन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इस सफर को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला करंट, वोल्टेज और पावर के बेसिक्स। दूसरा कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स के जरिए एनर्जी स्टोर करना। तीसरा ट्रांसफॉर्मर्स की कमाल की ताकत। और आखिर में सबसे मजेदार हिस्सा, डीसी मोटर्स के जरिए पावर को मोशन में बदलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम विद्युत के बिल्कुल मूल तत्व करंट, वोल्टेज और पावर को बारीकी से समझेंगे। अब देखिए, डायरेक्ट करंट यानी डीसी के बारे में तो हम जानते हैं कि वो सिर्फ एक ही दिशा में लगातार बहता है। लेकिन उसके मुकाबले ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी लगातार आगे और पीछे शिफ्ट होता रहता है। और सचमुच इस चक्रीय बदलाव की वजह से ही एसी पावर को बड़े पैमाने पर डिस्ट्रीब्यूट करना, चाहे घरेलू हो या औद्योगिक, सस्ता और बेहद एफिशिएंट हो जाता है। यही वजह है कि हमारे घरों के सॉकेट्स में एसी पावर ही आती है। और जब हम इस ऑल्टरनेटिंग करंट के आकार को देखते हैं तो ये एक बिल्कुल परफेक्टली रिपीट होने वाले साइन वेव जैसा होता है। इसे ऐसे समझिए, भारत में जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये वेव हर एक सेकंड में 50 पूरे साइकिल्स कंप्लीट करती है। ये इतनी ज्यादा तेजी से होता है कि हमें अपने बल्ब में कोई फ्लिकर महसूस ही नहीं होता। लेकिन यहाँ एक ऐसी सच्चाई भी है जो आमतौर पर छिपी रह जाती है। हालांकि वोल्टेज और करंट बिल्कुल एक ही फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करते हैं, लेकिन ज्यादातर वो दोनों एक दूसरे के साथ सिंक में नहीं होते। इन दोनों वेव्स के बीच के इस खिसकाव को या डिस्प्लेसमेंट को हम टेक्निकल भाषा में फेज एंगल कहते हैं। और इसी फेज एंगल की वजह से कहानी में एक नया मोड़ आता है। किसी भी सिस्टम में जो टोटल पावर होती है, जिसे एपेरेंट पावर कहते हैं, वो दरअसल दो अलग-अलग चीजों का मिश्रण बन जाती है। एक होती है रियल पावर, जो असल में पूरा काम कर रही होती है, और दूसरी होती है रिएक्टिव पावर, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड्स को बनाए रखना होता है। और इन दोनों का रेशियो ही पावर फैक्टर कहलाता है। काफी दिलचस्प है ना? अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, जहां हम सर्किट बोर्ड पर लगने वाले उन पैसिव कंपोनेंट्स को समझेंगे जो एनर्जी को स्टोर और शेप करते हैं, यानी कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स। इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच का मूल अंतर सच में बड़ा फैसिनेटिंग है। एक तरफ हमारे पास कैपेसिटर है जो एनर्जी को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर करता है, वहीं दूसरी तरफ इंडक्टर होता है जो उसी एनर्जी को एक मैग्नेटिक फील्ड में बचाकर रखता है। दोनों का लक्ष्य तो एक ही है, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है। और क्योंकि इन दोनों का एनर्जी स्टोर करने का तरीका अलग है, इसीलिए इनका बर्ताव भी बिल्कुल अलग होता है। कैपेसिटर्स सच में बहुत जिद्दी होते हैं। वो किसी भी अचानक आने वाले वोल्टेज के बदलाव का पूरी ताकत से विरोध करते हैं। वहीं इंडक्टर्स करंट के बहाव में आने वाले किसी भी अचानक बदलाव को रोकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को स्टेबल बनाने के लिए इन दोनों की ये प्रॉपर्टी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। चलिए, माइक्रो कंपोनेंट्स को समझने के बाद अब हम बड़े पैमाने की ग्रिड लेवल मशीन्स पर चलते हैं और अपने तीसरे हिस्से में ट्रांसफॉर्मर्स की ताकत को देखते हैं। सच कहा जाए तो एक ट्रांसफॉर्मर इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। जरा सोचिए, ये 95 से 99% की शानदार एफिशिएंसी पर काम करता है। इसका काम बिल्कुल क्लियर है, सिस्टम वोल्टेजेस को जरूरत के हिसाब से ठीक तरह से स्टेप अप या स्टेप डाउन करना। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस पूरी मशीन में, हाँ, पूरी की पूरी मशीन में एक भी घूमने वाला पार्ट यानी मूविंग पार्ट नहीं होता। तो इसके अंदर आखिर ये जादू होता कैसे है? बेहद आसान है। प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा एक ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा किया जाता है। ये फ्लक्स उस लैमिनेटेड आयरन कोर के जरिए सफर करता है और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चलते सेकेंडरी वाइंडिंग में बिना किसी डायरेक्ट कनेक्शन के एक नया ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज पैदा कर देता है, एकदम जादू की तरह। लेकिन इस बेहतरीन इंजीनियरिंग प्रिसिजन का राज छुपा है इसके कोर में। इस कोर को खास तौर पर लैमिनेटेड CRGO स्टील से बनाया जाता है। अब आप सोचेंगे क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस को जानबूझकर कम किया जा सके।
और इसी बारीकी की वजह से हमें वो 99% वाली आश्चर्यजनक एफिशिएंसी मिल पाती है। और इस पूरे प्रोसेस के पीछे एक बेहद सीधा सा नियम काम करता है, जिसे हम टर्न्स रेशियो कहते हैं। ट्रांसफार्मर के एक तरफ से दूसरी तरफ वोल्टेज में जो भी बदलाव होता है, वो सीधे तौर पर तारों के टर्न्स यानी चक्कर की संख्या पर निर्भर करता है, जो उस कोर के चारों तरफ लपेटे गए हैं। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा टर्न्स उतना ज्यादा वोल्टेज का अनुपात। अब हम अपने इस सफर के आखिरी और सबसे रोमांचक दौर में है। चौथा हिस्सा, डीसी मोटर्स, जहां पावर आखिरकार मोशन में बदल जाती है। ये सब समझने के बाद हम अपने सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, जो अब तक की सारी बातों को आपस में जोड़ता है। आखिर हम इस अदृश्य उतार चढ़ाव वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक भारी भरकम इंडस्ट्रियल मशीन की असल घूमती हुई ताकत में कैसे बदलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट साइन वेव से चलकर फिजिकल रोटेशन तक का फासला कैसे तय होता है? आइए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। तो इस रहस्य का जवाब छिपा है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में। जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिकल करंट को एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी ठीक 90 डिग्री पर इंटरैक्ट करवाते हैं, तो नतीजे के तौर पर एक जोरदार मैकेनिकल फोर्स बाहर की तरफ पैदा होता है। और मानिए या ना मानिए, यही वो फोर्स है जो सच में आज पूरी आधुनिक दुनिया को चला रहा है। और जब हम इस एग्जैक्ट सेम प्रिंसिपल को एक मल्टीपोल डीसी मोटर के अंदर लगाते हुए देखते हैं, तो कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। जैसे ही मोटर के अंदर मौजूद सारे आर्मेचर कंडक्टर्स पर वो बाहर की तरफ निकलने वाला फोर्स लगता है, वो सब मिलकर एक बहुत बड़ा ड्राइविंग टॉर्क पैदा करते हैं। और यही मैसिव टॉर्क मोटर के शाफ्ट को जोर से घुमाने लगता है। चलिए अब इस मोटर को थोड़ा खोल कर देखते हैं। इसके हर एक हिस्से का अपना एक जरूरी काम है। सबसे बाहर का योक इस मोटर को सुरक्षा और सपोर्ट देता है। अंदर लगे पोल शूज उस मैग्नेटिक फ्लक्स को पूरी जगह अच्छी तरह फैलाते हैं। फिर आर्मेचर कोर ठीक इस फ्लक्स के बीचों बीच बड़ी तेजी से घूमता है। और आखिर में कम्यूटेटर और उसके कार्बन ब्रशेस मिलकर करंट कलेक्शन का महत्वपूर्ण काम संभालते हैं। इन मोटर्स की सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इन्हें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूरी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। सोचकर देखिए, सिर्फ फील्ड और आर्मेचर की वायरिंग को आपस में बदलकर, चाहे हम उन्हें सीरीज में रखें, पैरेलल शंट में लगाएं या फिर दोनों का एक कंपाउंड बना दें, हम ये तय कर सकते हैं कि हमें भारी वजन उठाने के लिए एक बेहद शक्तिशाली टॉर्क चाहिए या फिर किसी सटीक मशीन के लिए एकदम परफेक्ट स्पीड कंट्रोल। जैसे ही हम इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक साइन वेव से शुरू होकर एक विशाल इंडस्ट्रियल मोटर तक का हमारा ये सफर बेहद सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर विद्युत की ये अदृश्य धारा हमारी दुनिया की जीवन धारा है, तो इस वक्त हमारे आसपास ऐसी और कितनी छिपी हुई इंजीनियरिंग ताकतें हैं जो बिना किसी आवाज के चमत्कार कर रही हैं और हमारी जिंदगी को आकार दे रही हैं। ये सच में खुद से पूछने वाला सवाल है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहिए।